और मुझे लगता है शायद ये मेरी अंतिम सांस तक वो स्मृतियाँ और वो गोलियों की तड़तड़ाहट, वो हमारे पिताजी का आखिरी दृश्य, हमारी माताजी का आनन फानन से इधर उधर दौड़ना, मदद की गुहार लगाना, मेरे पिताजी को और मेरी माताजी को लगता है कि किसी प्रकार से अपने पति को न्याय दिलाया जाए। पिताजी का देखिए एक साया होना बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के जीवन में। मैं अपने क्षेत्र में रह करके अपने लोग के बीच में उन्हें सफल ना बना पाऊँ, उन्हें कामयाब ना बना पाऊँ, उनके लिए लड़ाई ना लड़ पाऊँ। उनके बड़े भाई थे तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, तो उनसे आहत होकर के उन्होंने ये बयान दिया होगा। देखिए, जब कोई बड़ा होता है तो उसे अपने से छोटे से बात करने के लिए आना चाहिए। ये आप सवाल उनसे पूछिएगा। साल 2002 तारीख 3 जुलाई सुबह का समय, हड़कंप उस समय मच गया जब पता चला कि रायबरेली में कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री राकेश पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उस हत्या का आरोप रायबरेली सदर से विधायक अखिलेश सिंह पर आया। कहा तो ये जाता है कि उस हत्या के बाद एक परिवार पूरी तरीके से बिखरने के कगार पे आ गया। एक महिला के सर पे 3-3 बच्चों की परवरिश आ गई। आज उन्हीं राकेश पांडे के बड़े पुत्र यश पांडे हमारे साथ हैं, जिनसे जानेंगे कि उस घटना के बाद ये परिवार किस तरीके से खड़ा हुआ और आज के समय उस पूरे मामले की क्या स्थिति है। यश पांडे जी, अनादि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यश पांडे कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम यश पांडे है। मैं पुत्र हूँ स्वर्गीय राकेश पांडे जी का, और मैंने बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करी है मुंबई के जे सुमैया कॉलेज से। उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में एक्टिव हूँ और अपने लोग के बीच में उनके सुख दुख में, उनके सबके हर चीज़ में भागीदारी और हर चीज़ में उनके साथ में खड़ा हूँ। आपके पिताजी की जब हत्या हुई तो कितने वर्ष के आप थे। मेरी आयु 4 वर्ष की थी, तो मैं 4 वर्ष का था। घटना के बारे में आपने सुना होगा, किस तरीके से घटना हुई, कौन से लोग आरोपी बनाए गए, परिस्थितियां कैसी उस घटना के बाद आप लोगों के साथ। देखिए, सुनने का सवाल नहीं था, मैं तो घर पे मौजूद था। ये घटना हमारे घर पे हुई थी, और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो आपकी उम्र देख करके आपके जहन में नहीं बसती, वो बस जाती है। तो और मुझे लगता है शायद ये मेरी अंतिम सांस तक वो स्मृतियाँ और वो गोलियों की तड़तड़ाहट, वो हमारे पिताजी का आखिरी दृश्य, हमारी माताजी का आनन फानन से इधर उधर दौड़ना, मदद की गुहार लगाना, तो शायद ही मैं इसको भूल पाऊँगा। और जहाँ तक आपने बात किया कि घटना की, तो घटना हमारे घर पे घटित हुई थी। इस घटना के बाद किन परिस्थितियों का आपके परिवार ने सामना किया और किन किन लोगों ने सहयोग किया। देखिए, एक भारी संघर्ष हमारे सामने खड़ा था, एक त्रासदी हमारे साथ हुई थी। और जैसे कि मैंने कहा, मेरी उम्र 4 वर्ष थी, लेकिन हमारी माताजी के सामने एक 3 छोटे बच्चे, हमारी बहन हमसे 4 वर्ष बड़ी हैं, हमारे सामने हमारा छोटा भाई है 2 वर्ष का, तब गोदी में था। तो उनके सामने एक भारी संघर्ष सामने खड़ा था, और किस प्रकार से उन्होंने, पहली बात तो एक पति का जाना एक बहुत भारी दुख, ऐसा संकट उन पर आ पड़ा था। उसके साथ में एक अलग से एक न्यायिक प्रक्रिया, एक न्यायिक लड़ाई उनके सामने खड़ी थी। वो न्यायिक लड़ाई जो किसी आम व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं थी, एक ऐसे व्यक्ति जो माफिया, जिसके ऊपर 300 से ज़्यादा आपराधिक संगीन मामले उस समय पे दर्ज थे ऑन रिकॉर्ड। वो उस समय जब राजनीति का एक अपराधीकरण एक अपनी चरम सीमा पे था, और तब इतने रिकॉर्डेड मामले थे, तो सोचिए अनरिकॉर्डेड कितने रहे होंगे। तो उस व्यक्ति से उनकी एक न्यायिक लड़ाई थी, उस व्यक्ति के खिलाफ उनको न्याय की गुहार लगानी थी। तो एक भारी संघर्ष था उनके सामने, साथ में 3 छोटे बच्चे, इनका पूरा भविष्य सामने उनको खाली दिखाई देता है, कुछ करना है इन तीनों बच्चों के लिए भी। तो एक भारी संघर्ष सामने था उनके। आज उस पूरी घटना का जो मामला है न्यायालय में विचाराधीन है, किस मुहाने पर खड़ा है और क्या किसी ने मदद की थी इस पूरे मामले में आपकी। देखिए, रायबरेली की जनमानस का बहुत बड़ा सहयोग रहा, और उससे ज़्यादा हम सिर्फ ईश्वर के सहयोग के आकांक्षी थे। हमें किसी और के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, ईश्वर का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग था। और रही बात आज न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में हमारा मामला, आए दिन उस पर डेट्स लग रही हैं, हम लोग उस पर काफ़ी एक्टिव हैं, हम लोग काफ़ी एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं उस केस को। तो माननीय न्यायालय के सामने हमारा मामला विचाराधीन है, उस पर सुनवाई चालू है। इस घटना के बाद, उससे थोड़ा सा पहले से आपके चाचा मनोज पांडे जी राजनीति में सक्रिय हुए। क्या लगता है कि जो सहयोग और सहानुभूति आप लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो आपके चाचा जी के साथ जुड़ गई। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ईश्वर का सहयोग होना बहुत अति आवश्यक है। ऐसे सब घटना में, ऐसी त्रासदी में उसका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। रही बात, देखिए कैसा ही घटना हमारे साथ घटी थी, घटना उनके साथ में भी तो घटी। हमारे पिता थे, मेरी माताजी के पति थे, तो उनके भी भाई थे। हमारा एक ये ध्येय था कि हमें किसी प्रकार से
हम मेरे पिताजी को और मेरी माताजी को लगता है कि किसी प्रकार से अपने पति को न्याय दिलाया जाए। वो चीखना, वो चिल्लाहट जो उनके मन में थी, वो न्याय से ही चुप हो सकती थी। और किसी और का था कि हमें राजनीतिक संभावनाएं ढूंढनी है और किस प्रकार से हम इस सहानुभूति का इस्तेमाल करके किसी प्रकार पद प्रतिष्ठा प्राप्त करें। तो उनके नज़रिए से वो अपना सही थे, हमारे नज़रिए से हमारी ये न्याय कढ़ाई हमारे लिए सही थी। अगर आज आपके पिता राकेश पांडे जी आप लोगों के बीच होते तो स्थितियां क्या होती? देखिए, एक पिताजी के आप भी जानते होंगे कि एक पिता का एक सर पे हाथ होना और उनका आपके जीवन में एक सहयोग होना कितना आवश्यक है। तो बिल्कुल एक मजबूती मिलती और किसी प्रकार से जो भी यातनाएं हमने झेली, और देखिए मैं कोई इस बात को नहीं प्रमोट कर रहा कि मैंने यातनाएं झेली तो मुझे ये सब चीज़ों के प्रति आप लोग की या किसी की भी सहानुभूति चाहिए। मैं बता रहा हूँ, हर किसी के आड़े एक संघर्ष आता है और हमें सशक्त होकर के उस संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए। तो हमने स्वीकार किया। बस आपने कहा कि पिताजी का होने का, पिताजी का देखिए एक साया होना बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के जीवन में, हर किसी के बच्चे के जीवन में उनका साया, उनका साथ होना बहुत आवश्यक है। पिताजी आपके राजनीति में सक्रिय थे, नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे। क्या यश पांडे की भी राजनीति में आने की इच्छा है? देखिए, कैसा है कि हमारे पिताजी की विचारधाराओं को देखते हुए हमारी माताजी ने हमेशा अपने आप को आगे रखा, हमेशा उन्हीं विचारधाराओं पर चलने का प्रयास किया। तो मुझे भी यही शिक्षा और दीक्षा दी गई कि देखिए, हमारी माताजी का ये कहना था कि बेटा, सफलता जब तक सिर्फ तुम्हारी है तो वो अधूरी है, बल्कि सबकी है तो वो पूरी है। तो यदि मैं कोई व्यवसाय या मैंने मुंबई से पढ़ाई किया, मैं कोई नौकरी पा जाता तो वो मेरी नज़रिए में मैं एक सफलता नहीं मानता। जब तक मैं अपने क्षेत्र में रह करके अपने लोग के बीच में उन्हें सफल ना बना पाऊँ, उन्हें कामयाब ना बना पाऊँ, उनके लिए लड़ाई ना लड़ पाऊँ, तब तक शायद मैं या मेरे घर वाले मुझे सफल नहीं मानेंगे। तो इसीलिए हम जन के बीच में हैं, जनसेवा के बीच में हैं। रही बात राजनीति की, तो राजनीति मेरे लिए कोई सत्ता का या ऐसा कोई हमने कभी ऐसा विचार नहीं है कि ये सत्ता के लिए हमको राजनीति जाना है। सेवा भाव है और जिस भी प्रकार से हमें सेवा करने का अवसर मिलेगा तो चूकेंगे नहीं। आपकी माताजी राजनीति में भी सक्रिय हैं, तमाम नेताओं के साथ आप लोगों की फोटो वायरल होती है। क्षेत्र में जाते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? देखिए, पिताजी ने एक बहुत सैद्धांतिक और एक बहुत संघर्षमय लड़ाई लड़ी। तो जनमानस के बीच में आज भी उनकी बहुत इज्जत है और बहुत उनके प्रति संवेदनाएं हैं। तो उन्हीं को देखते हुए उन्होंने हमारे माताजी को भी काफ़ी प्रेरित किया। उनका सहयोग रहा तो आज हम यहाँ तक खड़े हुए, आज मैं किसी योग्य बन पाया, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है हमारे साथ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपके चाचा मनोज पांडे जी उसमें मंत्री थी। एक मीडिया में खबर चली, 2015-16 की बात है, आपकी माताजी ने आपके पिताजी की हत्या के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की और उन्होंने कहा कि मेरे देवर यानी कि राकेश पांडे जी के छोटे भाई मनोज पांडे जी सरकार में मंत्री हैं, उनका कोई सहयोग नहीं मिल रहा। देखिए, हर व्यक्ति निराश हताश होने के बाद में अपने घर की तरफ देखता है। तो उन्होंने भी सोचा होगा कि उनके बड़े भाई थे तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, तो उनसे आहत होकर के उन्होंने ये बयान दिया होगा। लेकिन उन्हें ये बात का एहसास था कि जो लड़ाई हमारे आड़े आई है उसे हमें ही लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने भी बखूबी उस संघर्ष में, उस लड़ाई में लड़ा। और रही बात किसी और के साथ की या सहयोग की, तो मैं बस यही, जैसे मैंने आपसे शुरू से कहा कि ईश्वर का साथ सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। किसी और व्यक्ति के साथ सहयोग की हमें आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि जब कहीं से सहयोग नहीं मिलता तो आदमी परिवार की तरफ देखता है। आपके चाचा हैं, कभी आप लोगों ने बात नहीं की कि इतनी बड़ी विपत्ति से हम लोग गुजर रहे हैं, मुकदमे केस न्यायालय में चल रहे हैं, कोई सहयोग करें, आप इतने बड़े पद पे हैं? देखिए, जब कोई बड़ा होता है तो उसे अपने से छोटे से बात करने के लिए आना चाहिए। ये आप सवाल उनसे पूछिएगा कि क्या उन्होंने कोई ऐसी पहल नहीं करी या कोई उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाकी हमने अपने आपको बता दिया कि ईश्वर का हमने सहयोग ढूंढने का प्रयास किया। हमने किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग ढूंढने का प्रयास कभी नहीं किया, ना इसको कभी एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि हमारी माताजी ने कभी भी किसी भी सरकार में जाकर के या कहीं पर भी कोई भी शासन में बैठ कर कभी कोई सुरक्षा की भी गुहार नहीं लगाई, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम जो मेरे ऊपर बीती वो अगर मैं किसी और को अपने सामने खड़ा कर दूंगी तो वो उसके ऊपर बीतेगी। वो भी किसी का बच्चा है, वो भी किसी का पति है। तो उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने खुद को सशक्त किया, उन्होंने खुद ड्राइविंग सीखी, वो खुद न्यायालय जाती थी गाड़ी चला करके, खुद उन्होंने अपना संघर्ष अपने हाथ लेकर के उन्होंने प्रयास किया। चाहे वो किसी भी तरह का माहौल रहा हो, चाहे वो सामने से खड़ा माफिया रहा हो, चाहे उसने आए दिन फ़ोन कॉल पे धमकियाँ दी हो,
कि ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम आपके बच्चों को फड़वा के फेंकवा देंगे। चाहे किसी प्रकार की सिनेरियो रहा, उन्होंने खुद उस संघर्ष को लड़ने का प्रयास है, किसी को कभी सामने खड़ा करके उसका इस्तेमाल नहीं किया। बीते दिनों अभी मनोज पांडे जी को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया है। सपा में क्या अपने लिए कोई स्पेस देख रहे हैं? देखिए, रही बात कोई समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में जाने की या कोई स्पेस देखने की, तो वर्तमान में मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं क्षेत्र में एक्टिव हूँ और जिस भी रूप में मुझे जनता की सेवा करने के लिए, उनके लिए लड़ाई लड़ने का अवसर मिलेगा, मैं चूकूंगा नहीं। और बहुत एक बड़ा प्रोसेस है कोई पार्टी चयनित करना या कोई राजनीति में जाना या उसके अंदर कोई चुनाव लड़ना, तो अभी इसके बारे में कुछ विशेष बताना थोड़ा असंभव है। बीते दिनों अभी एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, आप ही के जिले से जुड़ा कि आप ही के परिवार से जुड़ा। आपके सगे चाचा को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जबकि उन्होंने कहा कि हमने 1 साल पहले ही छोड़ दी थी पार्टी और भाजपा ज्वाइन कर ली थी। आप लोगों को इस पूरे मामले के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, उन्होंने सन 2000 में भाजपा से एक नगर पालिका का चुनाव लड़ा और उसके बाद में सन 2004 में जाकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और उनका अपना निजी निर्णय है कि उन्हें किस पार्टी में रहना है, किस पार्टी में नहीं रहना है। बस मैं इतना कहूँगा कि पार्टी से सहमत जो मतदाता थे, जो उनकी विचारधाराओं से सहमत मतदाता थे, उनके साथ घोर अन्याय हुआ है और किसी प्रकार से इसको न्यायालय में इसको संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने तो ये तक कहा कि जब जहाँ पर राम और सनातन का अपराध हो रहा था, रामचरितमानस फाड़ी जा रही थी, वहाँ मैं कैसे रहता। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो निष्कासन की प्रक्रिया है उसको लेकर उन्होंने कहा जब मैं 1 साल पहले ही पार्टी छोड़ चुका हूँ तो फिर ये निष्कासन कैसा। देखिए, मैंने जैसे कहा ना आपको, उनका निजी निर्णय है कब कौन सी पार्टी उनको धर्म विरोधी लग जाए, कब कौन सी पार्टी उनको धर्म की सहभागिता के साथ में खड़ी दिख जाए, वो उनका निजी निर्णय है। बस जैसा मैंने आपसे कहा कि ऊंचाहार की सम्मानित जो जनता है, जो जनार्दन जिन्होंने उनको मत दे करके बैठाया, उनके साथ में घोर अन्याय है और इसको संज्ञान में लेना चाहिए। आप लोग परिवार के सदस्य हैं, कैसा व्यवहार है मनोज पांडे जी का परिवार में? क्षेत्र को लेकर कैसा उनका विचार है, क्या है? देखिए, क्षेत्र को लेकर के जैसे बात करेंगे तो वहाँ की आम जनमानस आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। रही बात पारिवारिक में, तो मैंने आपसे बताया कि कोई हमारा उनका संबंध बस औपचारिक है, जैसे कि आपके भी चाचा होंगे और तो आपका कुछ अलग टाइप का संबंध होगा। हमारा उनसे औपचारिक संबंध है। कभी हमने कोई बहुत विशेष ना उनके विषय में जानने का प्रयास ही कि उनका बिहेवियर कैसा है या वो किस प्रकार के व्यक्ति है। वो जैसे भी है अपने लिए ठीक होंगे और हमारा उनका संबंध आपके लिए ठीक नहीं है? हाँ, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे लिए ठीक नहीं है। मैंने ये कहा कि मैं उनको उतना नहीं जानता कि मैं उनको ठीक कहूँ या ना ठीक कहूँ। आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी आपकी? हमारी उनसे कोई कभी विशेष बातचीत नहीं हुई। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मेरी कब उनसे सामने खड़े। हाँ, मेरी दादी जी का निधन हुआ था, तब सब उसमें इकट्ठा हुए थे, तब उनसे हमारी सिर्फ सामने हमने खड़े थे और कोई विशेष बातचीत कभी नहीं हुई। पिताजी की, आपके पिताजी के साथ जो घटना हुई उसके बाद कभी परवरिश का हाथ मनोज पांडे का आपके सर पे पड़ा? पता नहीं, बार बार उनका हाथ की तलाश कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, जिसके साथ में ईश्वर का हाथ हो वो सबसे बड़ा हाथ होता है। हमने कभी उनके हाथ की तलाश भी नहीं करी, रहे या ना रहे। हमारी माताजी ने संघर्ष करके हमें किसी योग्य बनाया और मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इतनी कठिन परिश्रम और इतनी कठिन समय को भी पार करके उन्होंने हमें किसी योग्य बनाया। तीनों बच्चों को किसी न किसी काबिल बना के पढ़ा लिखा के खड़ा कर दिया। जो जिस समय जब ये घटना घटित हुई तो सब बहुत छोटे थे, तो आप भी समझ सकते होंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक माँ बाप के दिमाग में क्या चलता है, किसी प्रकार से इन्हें किसी काबिल बना दिया जाए, कोई तरीके से बच्चे मेरे बड़े हो जाए तो कम से कम मेरा सहारा बन सकेंगे। तो बस उन्हीं का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने माँ होने का फर्ज के साथ साथ पिताजी का भी फर्ज उन्होंने बखूबी निभाया हम लोग के सबके साथ। 23 साल हो गए आपके पिताजी के साथ उस दुर्घटना को हुए। परिवार कैसे चला, आर्थिक स्थितियाँ कैसी रही? देखिए, एक पिताजी के जाने के बाद में सारी बयारें, सारी चाहे बारिश, सर्दी, गर्मी सब तो झेलनी पड़ती है परिवार को। तो चाहे वो आर्थिक रही हो, चाहे वो सामाजिक रही हो, चाहे वो न्यायिक रही हो, चाहे वो कोई भी तरह की प्रक्रिया रही हो, हम लोग बिल्कुल खुले थे उन सब प्रक्रियाओं के सामने। जैसे भी समस्या आती गई बस ऊपर वाले ने किसी तरीके से हमें बढ़ा दिया आगे, वरना तो हम इतने नाजुक थे कि बस कोई छू दे तो हम बिखर जाए,
उस समय। और उस समय की लड़ाई मैं आपको बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई थी जो पूरे ईस्ट उत्तर प्रदेश और पूरे अपना इस तरफ के क्षेत्रों में एक माफिया कहे जाने वाला व्यक्ति, जिसके खिलाफ में 300 से भी ज़्यादा आपराधिक संगीन मुकदमे हों, जिसके जिले में उसको बाहुबली कह करके पुकारा जा रहा, जिसकी तरफ वो निगाह घुमा देता था उसकी हत्या हो जाती थी। तो उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ना एक माँ के लिए जो जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड ना रहा हो, जो मुंबई से जिनके पिताजी सरकारी मास्टर रहे हैं, जिन्हें इन सब प्रक्रियाओं के बारे में सिर्फ किताबों में पता हो कि ये सब प्रक्रियाएं ऐसे ऐसे होती, जब उनको जमीन पे उतर करके उन्हें लड़ना पड़ा इन सब प्रक्रियाओं को लेकर के, तब आपको एहसास होगा कि उस किस तरीके से उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ एक पीड़ा तो थी, मेरे पिताजी नहीं रहे, उनके पति की इस तरह दुर्घटना हो गई, उसके अलावा 3 छोटे बच्चे प्लस एक न्याय प्रक्रिया सामने जिसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और ऐसी लड़ाई लड़नी है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़नी जो आए दिन धमकी देता हो, फोन पे धमकी देता हो, मरवाने की धमकी देता हो। तो एक कठिन लड़ाई थी। कहा जाता है कि आपके पिता के साथ जो घटना हुई उसके आरोप अखिलेश सिंह पर लगे, इसी के बाद ही क्या उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था? हाँ, पार्टी ने इसको आंतरिक अपना विचार करके इस पर निर्णय लिया कि उन्हें निष्कासित कर देना चाहिए। तो वो उनका एक निर्णय था, निष्कासित उसके बाद वो हो गए। रायबरेली को कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है। आपके पिता की साथ जो घटना हुई उसके बाद कांग्रेस के कौन से नेता घर पे आए थे? देखिए, कांग्रेस के जितने भी सम्मानित थे, सोनिया गांधी जी, और उसके अलावा सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, मैं बता रहा हूँ प्रदेश के, मुझे लगता है शायद ही कोई एक ऐसा नेता बचा होगा जो हमारे घर पे दस्तक न दिया होगा, सहानुभूति न प्रकट करी होगी। और सभी के लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ सभी का कि उन्होंने समय निकाल करके उस समय हमारा ढांढस बंधाया और हमें हिम्मत दी कि आप लोग आगे कुछ करिए इसमें। तो आपने देखा हमारे साथ ही यश पांडे जी थे, जो पूर्व संगठन मंत्री कांग्रेस के राकेश पांडे जी के बेटे हैं, जिनकी हत्या 3 जुलाई 2002 को नृशंस तरीके से कर दी गई थी। इन्होंने बताया कि उस दौरान मैं 4 वर्ष का था और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा परिवार सहम गया था। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें अनादि टीवी के साथ।